हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसका डिटेल रिवीजन करेंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जो भी हमारे सराउंडिंग्स में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो भी चेंजेस हो रहे हैं, एक तो हो गए हमारे फिजिकल चेंज और दूसरे हो गए केमिकल चेंज। जो फिजिकल चेंज होते हैं हमारे, उनमें तो सिर्फ ओनली स्टेट चेंजेस, स्टेट जो भी होगी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, ओनली स्टेट चेंज। लेकिन जो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे न्यू सबस्टेंसेस फॉर्म होते हैं। जो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं उनमें क्या होता है कि केमिकल चेंज का वही ये है कि उसमें कोई न्यू सबस्टेंस बनेगा, न्यू सबस्टेंस फॉर्म। केमिकल चेंज कोई होगा उसमें न्यू सबस्टेंस फॉर्म होगा। कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें नया सबस्टेंस फॉर्म होगा और चेंज इन स्टेट भी देखने को मिल सकती है। चेंज इन स्टेट भी देखने को मिल सकती है केमिकल चेंज में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल चेंज में ही स्टेट चेंज होती है, केमिकल चेंज में भी स्टेट चेंज हो सकती है। लेकिन हमेशा क्या होगा, एक न्यू सबस्टेंस फॉर्म होगा। केमिकल चेंज में एक न्यू सबस्टेंस फॉर्म होगा। हमारा जो चैप्टर का नेम है वो क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है कि जो केमिकल चेंज हुआ ना हमारा, जो केमिकल चेंज हमने पढ़ा, हमने हमको इस चैप्टर में केमिकल चेंजेस के बारे में ही पढ़ना है। केमिकल, तो जो केमिकल चेंज हुआ उसमें क्या होता है, केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में ही इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेस जो होते हैं उनमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। अब ये जो चैप्टर है हम इसमें कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस नहीं पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ सिंपल केमिकल रिएक्शन जो किसी केमिकल चेंज में हो रही है वो पढ़ेंगे हम। केमिकल चेंज इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस। अब ये केमिकल इक्वेशंस क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। केमिकल इक्वेशंस, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी अगर उसको हम वर्ड्स में लिखना चाहें तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा कि कुछ रिएक्ट किया किसी से, वर्ड्स में लिखेंगे पूरा रिएक्शन मीडियम वगैरह सारी चीजें लिखेंगे तो वो वर्ड्स में लिखना जो होगा वो अच्छा भी नहीं लगेगा और बहुत लेंथी हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, केमिकल जो रिएक्शंस हो रही हैं उनको केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना स्टार्ट किया। किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। केमिकल इक्वेशंस क्या है, इट्स ए वे, इट्स ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, एक वे है हमारा, इट्स ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, वैसे वर्ड्स में लिखते आप किसी केमिकल रिएक्शन को तो वो बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है, इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं। तो एक साइंटिस्ट ने तरीका निकाला कि इसको हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, हम अगर कोई, जैसे मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको अगर हम हीट करते हैं, हीट करते हैं हमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आप लोगों ने लैब में ऑब्जर्व किया होगा, आप लोगों ने लैब में ऑब्जर्व किया होगा कि एक वाइट कलर, वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है उससे। किसके बनने की किस और क्या चीज बन जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाती है जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो एक वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है, बहुत शार्प लाइट निकलती है जिसकी तरफ हमें देखना नहीं चाहिए, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ है, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है एरो की, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो राइट हैंड साइड होती है एरो की, जिस तरह पॉइंट कर रहा होता है एरो, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट जो भी होंगे, दो रिएक्टेंट में तीन रिएक्शन हो तो दो रिएक्टेंट के बीच में एक प्लस का साइन आएगा। और प्रोडक्ट भी अगर एक से ज्यादा होंगे तो जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनके बीच में एक प्लस का साइन आ जाता है। एरो रिप्रेजेंट करता है कि किस तरफ रिएक्शन हो रही है, किस तरफ जो है रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। तो इस तरफ ही तो रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, मैग्नीशियम को जब हम बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने की प्रोसेस चल रही है। अब इसमें पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या प्रिकॉशंस रखें हम इस वाले एक्टिविटी को करते टाइम, क्या क्या प्रिकॉशंस रखें, किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि जो भी मैग्नीशियम रिबन ले रहे हैं ना, उसको हम, मैग्नीशियम रिबन जो ले रहे हैं उसको हमें पहले रब इट विद सैंड पेपर, रब इट विद सैंड पेपर।
सैंड पेपर से क्यों रब कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सैंड पेपर से इसलिए रब करते हैं टू रिमूव ऑक्साइड लेयर जो बन जाती है, टू रिमूव ऑक्साइड लेयर जो बन जाती है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, टू रिमूव ऑक्साइड लेयर, जो ऑक्साइड लेयर बन जाती है उसको रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब किया जाता है। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा। जो डायरेक्टली अगर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे तो डिफिकल्ट होता है बर्न करना। तो हम क्या करते हैं, उसको उस पर पहले सैंड पेपर से उसको रब कर लेते हैं, जिसकी वजह से ऑक्साइड लेयर हट जाती है और मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो बर्न करने लगता है। कैसी फ्लेम के साथ बर्न होता है, कैसी फ्लेम के साथ बर्न होता है मैग्नीशियम रिबन, वाइट डेजलिंग वाइट फ्लेम या वाइट डेजलिंग फ्लेम। और एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखनी है इस एक्टिविटी को करते टाइम कि हम जो मैग्नीशियम रिबन ले रहे हैं उसको पेयर ऑफ टोंग से पकड़ना है, ऐसे हाथ में रखकर उसको जो है बर्न करना नहीं है। और दूसरा ये कि जितना दूर रख सकते हैं आप अपनी बॉडी से मैग्नीशियम रिबन को, उतना दूर रखना है मैग्नीशियम रिबन को आपको। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें इसमें भी जो हमने इक्वेशन लिखी है केमिकल इक्वेशन, उसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन बनता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको हम और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि हम जो मैग्नीशियम लिख रहे हैं ना पूरा, उसको हम क्या करें, केमिकल फॉर्मूला लिखें, उस एलिमेंट का सिंबल लिखें खाली, तो और आसान हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। इस चैप्टर में या चारों केमिस्ट्री के जो चैप्टर है उसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है ना वो ये आती है कि आप लोगों को केमिकल फॉर्मूलाज नहीं आते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO कैसे हुआ। ये सारी चीजें आप बेसिक्स पहले क्लियर करिए 9th वाले, तब ये चीजों को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जब इन शॉर्ट बताया जाए तो मैग्नीशियम का जो चार्ज होता है Mg2+ होता है और ऑक्सीजन का भी 2- होता है। तो Mg2O2 होता है वैसे इसका फॉर्मूला, लेकिन दोनों पे जब सेम Mg2O2 होता है तो उसको सिंप्लीफाई करके MgO ही लिखा जाता है सिर्फ। ये लोग आप लोग जानते होंगे। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो है वो किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। अब जो केमिकल इक्वेशन हमने लिखी है वो सबसे सिंपल फॉर्म में ये लिखी है, लेकिन इसमें भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इनकी स्टेट मेंशन करने को आ सकती है क्वेश्चन की, स्टेट मेंशन करो कि फिजिकल स्टेट क्या थी इनकी, जो हमने रिएक्टेंट्स लिए उसकी फिजिकल स्टेट क्या थी। तो मैग्नीशियम है तो सॉलिड फॉर्म में मैग्नीशियम रिबन, ऑक्सीजन जो हमें एयर से मिल रही है वो तो गैसियस स्टेट में होगी, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर मिला है वो तो सॉलिड स्टेट में ही होगा। तो स्टेट भी मेंशन करनी है हमें। और कोई जैसे कोई रिएक्शन मीडियम में जो है कोई रिएक्शन कंडीशंस दी जा रही है, जैसे यहाँ पर हीट किया जा रहा है, तो वो भी चीजें लिख सकते हैं हम कि यहाँ पर हीट करना है हमें। दोबारा से रिवाइज किया जाए तो सारी जो केमिकल जो भी चेंजेस है हमारी सराउंडिंग्स में उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में सिर्फ स्टेट चेंज होती है और केमिकल चेंज में नए सबस्टेंसेस का फॉर्मेशन होता है। जो केमिकल चेंज है उसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन है कि उस केमिकल जो रिएक्शन हो रही है उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, इट्स ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन क्या है कि एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का केमिकल इक्वेशंस को। मैग्नीशियम जैसे हमने सबसे सिंपल एग्जांपल लिया कि हम इसको पूरा लिखते हैं कि मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर इन द प्रेजेंस एंड कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। पूरा लिखना जो होता है वो हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं उसको कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट किए तो प्रोडक्ट हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब जैसे आप ये इक्वेशन देख रहे होंगे, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और MgO बन रहा है। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो इसमें ये आती है कि रिएक्टेंट साइड पर तो 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। तो 1 ऑक्सीजन कहाँ गया, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। हमने पढ़ा है 9th क्लास में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, जितना रिएक्टेंट साइड में होंगे उतना ही कोई नई चीज जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कोई चीज गायब नहीं हो सकती, कुछ चीज ऐड नहीं हो सकती। जो रिएक्टेंट रिएक्शन मीडियम में चीजें थी वही होंगी। अब 1 ऑक्सीजन कहाँ गया यहाँ से, तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं इन इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने की नीड क्यों है, ये क्वेश्चन आ सकता है। वाई टू बैलेंस वाई टू बैलेंस वाई टू बैलेंस केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो आप लिख सकते हैं उसमें जब क्वेश्चन आएगा। तो ये जो भी चीज मैं लिख रहा हूँ ना, आप साथ के साथ लिखते जाइए। अभी आगे रिएक्शंस आएंगे, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बेसिक्स ही है। आगे रिएक्शंस आएंगी, जैसे ये क्वेश्चन है या एक ये क्वेश्चन है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। केमिकल इक्वेशन पेपर में आ गया तो आप लिखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
तो ये लिख सकते हैं आप डेफिनेशन की, इट्स ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। वाई टू बैलेंस, या सबसे पहले लिखिए कि व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ऑफ ईच एलिमेंट साथ के साथ लिखते जाएंगे आप लोग। जैसे मैंने लिखा अभी क्वेश्चन, व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो वीडियो को पॉज करके आप लिखिए साथ के साथ कि अगर ये क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आप क्या आंसर लिखेंगे। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड, जितने भी एलिमेंट हैं रिएक्टेंट साइड पर उसका नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स of each element on product side, on product side। अब ये सेकंड इसी में क्वेश्चन आ सकता है कि अब नए नए क्वेश्चन बनाने हैं सीबीएसई को, तो ये क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जा सकते हैं, तो इस बार पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करने की नीड ही क्यों है। तो इस तरीके के आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो फ्लो में नहीं है, क्वेश्चन पूछे नहीं गए बहुत टाइम से, वो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वाई टू बैलेंस, बैलेंस करने की नीड क्यों है, तो हम जानते हैं कि वी नो दैट, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस आंसर में आ जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, mass can neither be created nor be destroyed। मास को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो मास था ऑक्सीजन का वो कम है, ज्यादा है, और यहाँ पर कम है, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इस यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जो मास है रिएक्टेंट साइड पर, वो प्रोडक्ट साइड के बराबर, प्रोडक्ट में जो मास है प्रोडक्ट्स का वो बराबर होना चाहिए। या ये भी कह सकते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और इसमें ही आगे आप लिख देंगे, एक लाइन और ऐड कर देंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मास जो रिएक्टेंट का है वही प्रोडक्ट्स के बराबर होना चाहिए। तो हम इसीलिए हम क्या करते हैं, रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। अब जैसे यही रिएक्शन हमारी बैलेंस की जाए, तो मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एलिमेंट जो एटम है वो प्रोडक्ट में भी एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन करेंगे। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए। ये तो आप चीज समझते होंगे कि 2 बार MgO लिखा गया है, तो 2 ऑक्सीजन हो गए, और 2 अब लेकिन यहाँ पर मैग्नीज हो गए, तो हम क्या करेंगे, 2 मैग्नीज कर देंगे। इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। जो बैलेंस नहीं थी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, उसको बोलते हैं हम स्केलेटल इक्वेशन। बस वो स्केलेटल इक्वेशन है, बैलेंस नहीं है। ये भी चीज आ सकती है कि स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, स्केलेटल इक्वेशन होती है जो बैलेंस्ड नहीं है। इस बार मुझे लग रहा है ज्यादा प्रोबेबिलिटी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको स्टेट मेंशन करने को दे दे। ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी उसी क्वेश्चन की रहती है जो पूछा नहीं गया है कभी। तो स्टेट मेंशन करने वाला कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस बार पेपर में। अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि जो भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें हमें पता कैसे चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो उसकी भी ये चीज है कि कोई नई चीज बन रही है, तो यहाँ तो हो सकता है वो नई चीज बनी है तो उसमें कलर चेंज हो, या कोई हमें उसमें से गैस निकलती हुई दिख रही हो। तो केमिकल जो रिएक्शन हो रही है उस टाइम पर हमारे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, चेंज इन कलर हो सकता है कि जो हमने चीज ली पहले वैसी नहीं दिख रही है, अब कोई नई चीज बनी है तो उसका कलर डिफरेंट होगा, तो हमें लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है इसमें। या हो सकता है हमें उसमें से कुछ गैसेस निकलती हुई दिख रही हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस दिख रहा हो हमें उसमें। या हो सकता है हमने जब रिएक्शन करवाई लेबोरेटरी में तो हमें बीकर जो है कूल फील हुआ या हॉट फील हुआ, ऐसा भी हो सकता है। तो
उसमें चेंज इन टेम्परेचर फील हो सकता है। और एक मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें चेंज इन स्टेट भी हो सकता है, कि चेंज इन स्टेट भी हो सकता है। ठीक है, ये जो चेंजेस हैं इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि एक ऐसी रिएक्शन मेंशन करो जिसमें चेंज इन कलर हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन मेंशन करो जिसमें चेंज इन टेम्परेचर हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन मेंशन करो जिसमें गैसेज इवॉल्व हुई हो। तो ये प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है जो बन सकता है। अब जितने भी हम रिएक्शन लिखते जाएंगे ना उसमें मैं साथ के साथ बताता जाऊंगा आपको कि इसमें चेंज इन कलर हुआ है, तो आप चेंज इन कलर वाला क्वेश्चन आए तो ये वाली रिएक्शंस लिख सकते हैं, बहुत सारी हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस वाली आए तो जैसे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो वो वाली रिएक्शन लिख सकते हैं आप, अभी आगे रिएक्शन जब पढ़ेंगे हम। टेम्परेचर चेंज वाली लिख सकते हैं कि टेम्परेचर जो बीकर है वो हॉट हो गया, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा है वहां पर। चेंज इन स्टेट वाली कोई रिएक्शन आएगी तो मैं आपको वहीं पर मेंशन करवा दूंगा कि अगर ये क्वेश्चन आए तो आप ये लिख सकते हैं। एक अब जो मुझे लगता है क्वेश्चन वो ये आ सकता है कि रिएक्शन कंडीशंस भी लिखी जा सकती हैं। कोई कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें हम रिएक्शन कंडीशन मेंशन करने को आ सकती है। जैसे आपको दो एग्जांपल दे रखे हैं, ये कभी पूछे नहीं गए हैं तो इस बार पूछे जा सकते हैं। आपको ये रिएक्शन दे रखी है, आपने सिलेबस तो आपने पूरा पढ़ ही लिया है। एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है कार्बन एंडेड कंपाउंड में। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का एडिशन होता है किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। जैसे इसमें कोई कैटलिस्ट ले लिया हमने, तो जो भी रिएक्शन कंडीशंस होती है ना वो एरो के ऊपर नीचे लिखी जाती हैं। जैसे इसमें और क्या रिएक्शन कंडीशंस चाहिए कि CO2 है। आप साथ के साथ ये भी चीज याद रखिए, CO2 गैस होती है, हाइड्रोजन एक गैस होती है। स्टेट भी लिखते जाए, फिजिकल स्टेट भी, कि जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, हाइड्रोजन भी एक गैस होती है। इसमें आपको एक बुक में दे रखा है कि 340 एटीएम प्रेशर पर, ये आपको प्रेशर दे रखा है यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 340 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये रिएक्शन होती है। अब गैस है उनको रिएक्ट करवाने के लिए हाई प्रेशर चाहिए ना, ये एक हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर एंड मीडियम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है। ये पूछी नहीं गई है, पूछी जा सकती है इस बार किसी भी फॉर्म में। और इसमें हमारा क्या बनता है, आप लोगों ने कार्बन एंडेड कंपाउंड में पढ़ा होगा कि इसमें हमारा बनता है मिथेनॉल। मीथेन होता है CH4, OH ग्रुप लग गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मीथेनॉल। मीथेनॉल बनता है इसमें। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ये। ठीक है, ये पूछी जा सकती है कि कोई ऐसी रिएक्शन बताओ जिसमें हमें रिएक्शन कंडीशंस मेंशन करके कोई रिएक्शन बताओ। या ये पूछी जा सकती है कि इथेनॉल की मिथेनॉल की प्रिपरेशन बताओ, या हाइड्रोजनेशन से मिथेनॉल की प्रिपरेशन बताओ। तो ये कार्बन एंडेड कंपाउंड वाले चैप्टर में नहीं दे रखी है, इधर दे रखी है, फर्स्ट चैप्टर में ही मेंशन किया गया है इसका। अब जो हमारी इतनी सारी रिएक्शंस हैं तो इसकी स्टडी को हमें सिंपल बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इनको 4-5 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। वैसे होती और भी हैं लेकिन मेन जो है वो 5 कैटेगरीज हैं। जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, इतनी सारी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, तो कुछ लॉजिक पर उनको 4-5 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। तो हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि, और जो एक चीज यहाँ पर आप लोग और लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उसमें क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है। ब्रेक होंगे रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड्स और नए बॉन्ड्स बनेंगे, और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है बिटवीन एटम्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। न्यू सब्सटेंसेस बनाने के लिए क्या होता है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, एक प्रोसेस है। ठीक है, अब जो मेन पार्ट है इस चैप्टर का वो पढ़ना है हमें कि क्या पार्ट पढ़ना है, कि जो इंपॉर्टेंट ही पार्ट है, मेन पार्ट ही वही है। हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने तरह की टाइप्स ऑफ, जितनी भी रिएक्शन है उनको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहली जो हमारी रिएक्शन है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें कि कंबाइन होंगी कोई चीजें।
कंबाइन होकर कोई एक सिंगल चीज बनाएंगी, कोई चीज कंबाइन होकर एक सिंगल चीज बनाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन भी लिखने को आ सकती है कि टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ, साथ के साथ आप लोग लिखेंगे जैसे ही मैंने लिखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपकी सारी रिएक्शन जो भी है उस वो आपके माइंड में चलने लगनी चाहिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या क्या दे रखी है बुक में। टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। कभी ये नहीं हुआ कि दो प्रोडक्ट बन गए, तीन प्रोडक्ट बन गए, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, तो हमारे लिए जो सबसे पहली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे रखी है वो ये आप लोग समझ होंगे, अभी एग्जांपल से भी और समझ में आ जाएगा कि टू और मोर रिएक्टेंट्स होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड साथ के साथ ही लिखते जाएंगे, क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं, वाटर लिक्विड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को और क्या कहते हैं, लाइम या क्विक लाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको जब हम वाटर में डालते हैं, स्लोली वाटर में ऐड करते हैं, इस रिएक्शन में एक्टिविटी में प्रिकॉशंस ही यही है कि जो हम कैल्शियम ऑक्साइड डाल रहे हैं ना वाटर में, ये एक इसमें हीट इवॉल्व होती है, तो हम क्या करें, स्लोली स्लोली ऐड करें। ये भी आ सकते हैं इस बार की क्या क्या प्रिकॉशंस रखें इस रिएक्शन को करने में। अब एक्टिविटी कोई करता है तो इस एक्सपेरिमेंट किया तो प्रिकॉशंस भी बताए जाते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या प्रिकॉशन रखने हैं। प्रिकॉशन इसमें यही है कि रिएक्शन जो होता है बहुत विगोरस होता है, विगोरस रिएक्शन होता है, स्लोली ऐड कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर, यही रिएक्शन का इसका प्रिकॉशन है। क्योंकि हीट बहुत इवॉल्व होती है इसमें, तो हो सकता है एकदम आपने डाल दिया तो बीकर ब्रेक हो जाए। जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो वो होता है, कॉमन नेम होता है उसको स्लेग लाइम या लाइम वाटर भी बोल सकते हैं। क्योंकि ये एक चीज यहाँ स्टेट और मेंशन कर लीजिए, एक्वस, AQ डॉट से इसको लिखते हैं हम। एक्वस का मतलब होता है कि कोई चीज वाटर में पार्शियली या फुली डिजोल्व हो गई है। वाटर में किसी चीज का सॉल्यूशन होता है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। एक्वस जो सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। इस रिएक्शन में प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, स्लोली ऐड करना है आपको कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में। और क्या प्रिकॉशन रखना है आपको इसमें कि क्यों रखना है, स्लोली ऐड क्यों करना है, क्योंकि बिकॉज इट्स ए विगोरस रिएक्शन, बहुत तेजी से रिएक्शन होती है, विगोरस रिएक्शन, एक बहुत विगोरस रिएक्शन है ये। क्योंकि ठीक है, एक तो यही रिएक्शन होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बहुत जनरल सी आप लोग जानते हैं कि कार्बन को जब बर्न किया जाता है, कोई भी कोयला है या किसी चीज को बर्न किया जाता है तो सारी चीजें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होती हैं। जब इसको बर्न किया जाएगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब यहाँ देख रहा होगा आपको कि दो रिएक्टेंट्स थे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, तो ये क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। फिर से स्टेट मेंशन कर दीजिए, आप अपने आप से ही कर दिया करिए, कार्बन सॉलिड है। ठीक है, और हीट इवॉल्व होती है। एक चीज इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होती है कि हीट इज इवॉल्व, हीट इवॉल्व होती है इसमें। जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है। और क्या है इससे रिलेटेड रिएक्शंस, कि हाइड्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस होती है, जब इनको रिएक्शन कंडीशन, स्पेसिफिक रिएक्शन कंडीशन देकर जब रिएक्ट करवाया जाता है तो वाटर बनता है। अब ये रिएक्शंस तो बैलेंस थी पहले से। ये वाली रिएक्शन देखिए, अब यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, इधर दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, दो ऑक्सीजन कर लेंगे पहले। अब यहाँ पर टू टू या फोर हाइड्रोजन हो गए, फोर हाइड्रोजन हो गए, तो हम यहाँ पर भी फोर हाइड्रोजन कर लेंगे। सारी रिएक्शन में बैलेंस नहीं करूंगा, जो पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसी को बैलेंस करूंगा। यहाँ पर आप ये मेंशन जरूर कर लीजिए कि हीट इवॉल्व होती है यहाँ पर। अब इसी में हम लोग एक रिएक्शन और लिख सकते हैं। एक तरीके की रिएक्शन होती है, मतलब कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, वो उनमें हीट इवॉल्व होती है, अभी मैंने बताया आपको। तो हीट इवॉल्व वाली जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे आप कैंडल को बर्न करो, अब आप लोग कहोगे कि कैंडल बर्न करने के लिए तो पहले हीट देनी पड़ती है, कुछ फ्लेम वगैरह, मैचस्टिक वगैरह, उसको बर्निंग मैचस्टिक उसके पास लेकर जानी पड़ेगी, लेकिन हीट जो निकलेगी वो तो ज्यादा होगी ना। तो ऐसी रिएक्शन में हीट जो है ज्यादा निकलती है, जो हीट दी गई है उससे ज्यादा निकलती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हीट इज इवॉल्व, ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होती है उनको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, जैसे अभी तीन तो आपने पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही पढ़ी जिनमें हीट इवॉल्व हुई है। एक जो आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे मीथेन होती है जो नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस हमारी क्या होती है, CH4, मीथेन, मीथेन है इसका नाम। मीथेन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं ना, सारी बर्निंग, एक चीज आप लोग यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सारी जो बर्निंग है सारी चीजों की, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। लेट्स से फॉर मीथेन की जो बर्निंग है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, टू प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सारी जगह मुझे स्टेट लिख देनी है। स्टेट क्या है, वाटर, वाटर वेपर्स की फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बर्निंग तो हो रही है लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। एक तो ये हो गई आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक। एक आप लोग जानते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो यूज होता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज यूज होता है, और हमें एनर्जी मिलती है। इसका मतलब एनर्जी मिल रही है, तो इसका मतलब हमें क्या हुआ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंडर ही आते हैं। तो इसमें हम रिएक्शन लिख सकते हैं, ये पूछ ही नहीं गई है। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी से बाहर निकल जाएगी, वाटर बनता है, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, इसका मतलब ये क्या हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। इसको हम बैलेंस भी कर दीजिए आप लोग, ये सारी चीजें 6 6 हैं यहाँ पर, ऐसे याद रख सकते हैं, सारी चीजें 6 हैं, बस एक ग्लूकोज 1 है। चेक भी कर सकते हैं आप लोग, 6 to 12 ऑक्सीजन है, 12 और 6 18 ऑक्सीजन इधर है, 12 और 6 18 ऑक्सीजन उधर है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। तो कुछ कुछ रिएक्शन में आप टाइम वेस्ट से बचने के लिए, जैसे रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन थी ये, तो इसमें आप याद रख सकते हैं कि तीनों जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पर ग्लूकोज को छोड़ के ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट साइड में CO2 और वाटर जो है वो 6 6 बन रहे हैं। तो एग्जाम में टाइम बच सकता है आपका। और क्या लिख सकते हैं रेस्पिरेशन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, एक ये लिख सकते हैं कि जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी अभी जो हम सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो सारे जो डिकम्पोजिशन होते हैं ना चीजों का, वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन के लिए हीट चाहिए होती है। अभी हम सेकंड जो रिएक्शन पढ़ेंगे, सेकंड रिएक्शन कॉम्बिनेशन के बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, तो सारी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो हीट की जरूरत होती है उनको करवाने के लिए। लेकिन एक जो रिएक्शन है कि जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, साथ के साथ लिखते जाइए आप लोग, साथ के साथ प्रैक्टिस करिए। एक्सोथर्मिक जैसे ही मैंने लिखा, आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन तीनों चारों जो दे रखी हैं वो लिख देनी है नोटबुक में, फिर चेक कर लीजिए कि ये चीजें यहीं लिखी थी हमने, तब तो आपका रिवीजन सही होगा वीडियो के अकॉर्डिंग। जैसे रिएक्शन ही देखें हम, तो डिकम्पोजिशन जो होता है ऑर्गेनिक मैटर का, वो क्या होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जब ब्रेक डाउन करते हैं तो हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई MCQ वगैरह में कर सकता है कि 4 रिएक्शन दे दे, उसमें से एक ये हो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो और एक ये जो हो वो एक्सोथर्मिक हो, तो यही आंसर हो जाएगा। यही एक रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है। वैसे सारी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं उसमें हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एज इट इज मुझे नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंट है, बस जो मीथेन वाला पार्ट है एक ये इंपॉर्टेंट है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो ऑर्गेनिक मैटर का होता है वो इंपॉर्टेंट है कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हम अपनी सेकंड रिएक्शन पर आ जाते हैं जिसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट होती है। अब जैसे ही मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखा, आप लोग नोटबुक में डिकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड क्या जानते हैं वो लिखो, रिएक्शन लिखो। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया करिए,
जिससे कि आपका टाइम बचेगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? वीडियो को स्टॉप करके आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में लिखिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? सिंगल रिएक्टेंट होगा, सिंगल रिएक्टेंट, उसमें सिंगल प्रोडक्ट था, इसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, टू और मोर प्रोडक्ट्स, सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट्स बन जाते हैं इसमें। सबसे इसमें आसान जो एग्जांपल लिखे हैं और इम्पोर्टेंट एग्जांपल भी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है इसमें, कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लाइमस्टोन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम, जो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, उसमें हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे मैंने आपको मेंशन किया था पहले। तो हीट तीन तरीके से की जा सकती है, हीट की फॉर्म में ही की जा सकती है कि उसको हीट किया कर दिया जाए, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करी जा सकती है उस रिएक्शन को करवाने के लिए, या सनलाइट या और कोई लाइट की सोर्स में भी हो सकती है वो रिएक्शन। तो जो सबसे पहले हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, जो हीट की प्रेजेंस में होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये इंपॉर्टेंट है थर्मल डिकम्पोजिशन, ये पूरा ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं अच्छे। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? सॉलिड होता है, ठीक है। अब मैं स्टेट्स नहीं लिख रहा हूँ आगे की रिएक्शंस में। अब जब इसको हीट किया जाता है ना, तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक होता है और CO2 गैस इवॉल्व हो जाती है। ये रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्यों मार्क करा रहा हूँ आपको? इससे स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, कि कोई चीज ली गई, उसमें जो है एक सबस्टेंस बना जो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, जो सीमेंट बनती है उसमें क्या यूज होता है? कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है। एक सबस्टेंस यूज हुआ जो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। यही वाला जो रिएक्शन है इसमें ही CO2 भी इवॉल्व हो रही है। अब आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो CO2 होता है वो बेकिंग सोडा बनाने के लिए यूज होता है। तो उसमें भी यही रिएक्शन यूज होती है। कैल्शियम ऑक्साइड तो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज हो जाता है उसका, और जो CO2 होती है वो बेकिंग सोडा बनाने के लिए यूज हो जाती है। दोनों चीज काम की यूज हो जाती है। इसी तरीके से कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसमें क्रिएट किया जा सकता है, कि रिएक्शन करवाई गई, उसमें एक जो प्रोडक्ट था उसको सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, दूसरा जो प्रोडक्ट था उसको बेकिंग सोडा में करते हैं। व्हाइट कलर की कोई चीज ली हमने, ऐसी कुछ बोलेगा। तो इस तरीके का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको थ्योरी माइंड में होगी, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अपने आप से ही कर लोगे आप लोग। तो पहला हमारा ये थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन था, जिसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया। ऐसे ही सेकंड इसमें रिएक्शन है कि एक चीज होती है फेरस सल्फेट। इसकी क्रिस्टल्स होती हैं लैब में, जो कि पेल ग्रीन कलर की होती हैं। पेल ग्रीन होता है, पैरेट ग्रीन जो कलर होता है उसको पेल ग्रीन बोलते हैं। तो जब इसको इनिशियली हीट करते हैं हम, हीट ही करना है क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन चल रहा है, तो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बनता है, आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3। ये क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है। सबसे जब पहले जब हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल ही हट जाएंगे और फेरस सल्फेट बनता है। अब जब वाटर मॉलिक्यूल, ये भी याद रखना है इसमें कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 7 होते हैं फेरस सल्फेट में, और जो फेरस सल्फेट बनता है वो व्हाइट कलर का होता है। अब जब इसको और फर्दर हीट करेंगे हम, सारे ही जो क्वेश्चन है ना ये एक्टिविटीज हैं, तो एक्टिविटीज की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि इसको फेरस सल्फेट को एक्टिविटी कैसे किया आप लोगों ने, वो भी पूछा जा सकता है। कि एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लिया, उसमें हमने 2-3 ग्राम 5 ग्राम जो लिखना चाहें, 2 ग्राम आपने फेरस सल्फेट ली, उसको हीट किया तो व्हाइट कलर का आयरन सल्फेट मिला हमें। फिर इसको जब फर्दर हम हीट करेंगे तो क्या मिलता है? Fe2O3। ये क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है। जो कि इस चैप्टर में एक चीज और याद रखिए आप लोग, जितने भी सॉल्ट आ रहे हैं ना ये सब, इनके कलर भी पता होने चाहिए आपको। कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में या स्टोरी क्रिएट करेगा तो कलर से ही कर देगा कि व्हाइट कलर की कोई चीज थी उसको हीट किया गया तो एक चीज बनी जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है, उसका ही दूसरा प्रोडक्ट बना जो बेकिंग सोडा बनाने के लिए यूज होता है। तो ऐसे स्टोरी भी क्रिएट कर सकता है। तो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला कलर इंपॉर्टेंट है, पेल ग्रीन। हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स हट जाएंगे और व्हाइट कलर का आयरन सल्फेट बनेगा। अब जो आयरन ऑक्साइड बना है, आयरन ऑक्साइड जो होता है हमारा वो होता है रेडिश ब्राउन कलर का, ब्राउन से कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है।
और क्या बनता है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है कि दो गैसेस बनती हैं इसमें, SO2 और SO3। ये तो सॉलिड ही है, ये गैस है और ये गैस है। ये गैसेस बनती हैं इसमें जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो इसमें प्रिकॉशनरी मेजर जो इसमें लिया जाता है वो ये लिया जाता है कि जब आप टेस्ट ट्यूब में इसको हीट कर रहे हो तो टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है, आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आपकी तरफ भी नहीं होना चाहिए, ना आपके क्लासमेट्स की तरफ होना चाहिए। ये जो गैसेज निकल रही है ना आपके क्लासमेट्स की तरफ जाए, इस तरीके से आपको रिएक्शन करनी है। तो इसमें आप प्रिकॉशनरी मेजर में लिख सकते हैं कि कीप माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम मतलब कि अपने अपने मतलब अपने ऊपर भी नहीं आना चाहिए ये वाली गैस, और किसी क्लासमेट के ऊपर भी नहीं जानी चाहिए ये, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड व्हाइट कलर की होती हैं गैसें, ठीक है, व्हाइट कलर की गैसेज होती हैं ये जो। अब एक जो और है इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन में ही रिएक्शन, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ आपके लिए। तीन रिएक्शन दे रखी है थर्मल डिकम्पोजिशन में, दो तो आपको मेंशन कर दी मैंने। अब एक तीसरी जो रिएक्शन है उसमें क्या होता है, एक चीज होती है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, लेड टू नाइट्रेट है बेसिकली, क्योंकि जो लेड है इसमें पीबी जो है वो 2+ फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में है। इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट फिर से कलर वाइट कलर का होता है। जब इसको हीट किया जाता है तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, लेड ऑक्साइड बन जाता है। लेड ऑक्साइड बन जाता है और ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हुई दिखती हैं हमें, ब्राउन कलर की फ्यूम्स। इसमें भी स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया कि ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकली और एक गैस निकली जो बर्निंग को सपोर्ट करती है। सपोर्ट बर्निंग, ऑक्सीजन आपको पता है कि बर्निंग को सपोर्ट करती है, सपोर्ट बर्निंग। एक वाइट कलर की सॉल्ट को हीट करा गया और एक येलो कलर की सॉल्ट बनी उससे, मतलब कि हीट करने पर, और ब्राउन फ्यूम्स निकलते हुए दिखे आपको, तो आपने, और एक गैस और निकली जो बर्निंग को सपोर्ट करती है। तो आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी है। लेड ऑक्साइड जो होता है हमारा वो किस तरीके का होता है, येलो कलर का होता है। ये वाइट होता है, जब हीट करेंगे आप तो येलो कलर का लेड ऑक्साइड बन जाएगा, ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी और ऑक्सीजन निकलेगी। अब ये जो रिएक्शन हो रही है आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, जो थर्मल डिकम्पोजिशन की मैंने, उसमें तीनों में हीट की नीड थी। अब जो नेक्स्ट इसमें पार्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। जैसे इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में ही हमें एग्जांपल दे रखा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना होता है। तो क्या होता है, जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वाटर है हमारे पास लिक्विड, जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इस तरीके का सेटअप बना लेते हैं, पेंसिल लेड ले लेते हैं दो, उससे जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं 9 वोल्ट वाली हमारी बैटरी को, तो हमें ऑब्जर्व होता है कि इसमें वाटर ले लेते हैं। प्योर वाटर में ये रिएक्शन नहीं होती है, हमें इसमें सोडियम क्लोराइड या कोई एसिड भी ऐड करना पड़ता है कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो लंबी वाली लाइन जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल, और जो पतली वाली लाइन, छोटी लाइन होती है, उसको नेगेटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करती है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें दो तरीके की गैस बनती हैं। और एक ऑब्जर्वेशन और होती है इसमें कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, उस पर जो बबल्स बन रहे हैं वो कम बन रहे हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका भी आंसर बैलेंसिंग से ही मिलता है कि जब हम बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को, तो दो हाइड्रोजन है और इधर एक ऑक्सीजन है, इधर दो ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें दो ऑक्सीजन इधर करने पड़ेंगे। अब दो ऑक्सीजन हो गए तो इधर क्या हो गए, चार हाइड्रोजन हो गए। चार हाइड्रोजन करने के लिए हमें यहाँ 2 ऐड करना पड़ेगा। तो हमें रिएक्शन से ही दिख रहा है, अगर ये आया कि बबल्स ज्यादा क्यों बन रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन हम जब बैलेंस करते हैं तो उसमें देखते हैं हम कि 2 हाइड्रोजन्स बन रहे हैं। इसीलिए जो बबल्स होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल पर ज्यादा दिखेंगे। यहाँ पर जो बबल्स होंगे वो ज्यादा दिखेंगे आपको जब रिएक्शन करवाओगे आप, और जो ऑक्सीजन के बबल्स होंगे वो कम होंगे। ऑक्सीजन के बबल्स जो होंगे वो कम होंगे, जो एनोड पर बबल्स होंगे वो कम होंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में यही दे रखी है एक रिएक्शन। अब जो थर्ड वन है इसमें वो है सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट एज सोर्स ऑफ हीट।
फर्स्ट हमने पढ़ा थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा पढ़ा हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं फोटोलिसिस, मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो इसमें हम लेते हैं, इसमें भी दो रिएक्शंस हैं। एक चीज होती है AgCl, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या होती है? व्हाइट कलर की। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सॉलिड ही होगी। उसको जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में, जो रिएक्शन कंडीशन होती है मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, एरो के ऊपर लिख देते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में एक चाइना डिश में, आप थोड़ी सी एक्टिविटी भी एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए कि चाइना डिश में हम अगर AgCl लेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, जब उसको सनलाइट में रख देंगे, उसको चाइना डिश में रखकर, तो हमें थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व होगा कि सिल्वर कलर की चीज बन, सिल्वर बन जाएगी, जो कि ग्रे कलर की होती है। चीज थी व्हाइट, ग्रे कलर की ये चीज बन रही है। तो आप, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, साथ के साथ मैं बताता जाऊंगा आपको कि कलर चेंज वाले, तो कलर चेंज वाले ये भी रिएक्शन है, कलर चेंज वाले ये भी रिएक्शन है, तो इनमें से कोई भी आप मेंशन कर सकते हैं। और हीट वाले में कॉम्बिनेशन रिएक्शन मेंशन कर सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर हुआ, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कोई भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्लोरीन गैस इवॉल्व होती हुई दिखती है, ठीक है। Ag सॉलिड होता है। एक इसमें और रिएक्शन दे रखी है AgBr की। AgBr क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है पेल येलो कलर का होता है, क्रीम से कलर का होता है। Ag सेम रिएक्शन होगी, Ag बनेगा और Br2 बन जाएगा। स्टेट वही है सब चीजों की, सॉलिड है, सॉलिड है, और ये गैस निकल जाती है ब्रोमीन। ब्रोमीन वैसे लिक्विड होता है, लेकिन इसमें गैसियस फॉर्म में निकल जाता है। अब जो नेक्स्ट इसमें रिएक्शन है वो है कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया इसमें कि आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है। और एक मैंने आपको अभी पीछे रिएक्शन बताई बताई थी एक्सोथर्मिक में ही, कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता है। अब जो हमें इसमें ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक चीज मेंशन कर देते हैं यहाँ पर कि एंडोथर्मिक होती है ये। एंडोथर्मिक मतलब हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब। इसमें रिएक्शन में क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब होती है। हीट इन रिएक्शन में क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन दे रखी है, ये कभी पूछी नहीं गई है तो पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, कभी पूछा नहीं गया है तो पूछा जा सकता है इस बार कि बेरियम हाइड्रोक्साइड एंडोथर्मिक रिएक्शन बताओ कोई। जब अभी मैं बताऊंगा आपको रिएक्शन लिखिए पहले आप, ये सॉलिड स्टेट में लेते हैं आप। बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है? सॉल्ट होती है, सॉलिड स्टेट में ही लेनी है। एक होती है चीज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी व्हाइट कलर की सॉलिड ही होता है, ये भी व्हाइट होता है, ये भी व्हाइट होता है लैब में। इनको क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा 2-2 5-5 ग्राम लियो है, किसी बीकर में ले लेते हैं सॉलिड स्टेट में। जब इनको ग्लास रॉड से मिलाया जाता है ना, तो ये चीज ऑब्जर्व होती है कि जो बीकर था ना आपका, वो कूल डाउन हो गया है, कूल हो गया है आपका जो बीकर है। तो इसका मतलब वो हीट जो है एब्जॉर्ब की है उसने सराउंडिंग से। तो ये क्या हुई? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, इसमें निकली नहीं हीट, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब हुई इसमें हीट। इसमें प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो बनते हैं बेरियम क्लोराइड, जो कि सॉलिड स्टेट में बनता है, अमोनिया बनता है, और वाटर, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। अमोनिया गैस होती है, कुछ स्टोरी क्रिएट कर देगा कि पेंजेंट स्मेलिंग कोई चीज निकली, तो रिएक्शन बताओ। ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दोनों चीज सॉलिड स्टेट में लेनी है। जब ग्लास रॉड से मिक्स करोगे दोनों चीज को, तो कूल डाउन हो जाएगा, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करी है उसने सराउंडिंग से, इसकी वजह से कूल डाउन हो जाता है बीकर, ठंडा ठंडा फील होगा। वैसे रिएक्शन इस तरीके से करवाते हैं कि एक कोई लकड़ी की कोई चीज ले लेते हैं, उस पर ये दोनों चीजें डाल देते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, तो ये जो दोनों चीजों का मिक्सचर बना है ना, वो इससे स्टिक हो जाता है वुड से। वुड से इसलिए स्टिक हो जाता है क्योंकि कूल डाउन हो गई है, दोनों चीजें ठंडी हो गई है। इस तरीके से कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। और कौन सा रिएक्शन मेंशन कर सकते हैं आप एंडोथर्मिक रिएक्शन में? फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस बहुत टाइम से पूछी नहीं गई है। फोटोसिंथेसिस भी एक क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आप लोग सब जानते हैं। सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है फोटोसिंथेसिस में। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है, वाटर एब्जॉर्ब होती है। इसमें स्टेट जरूर मेंशन करेंगे, लिक्विड स्टेट में होता है, ये गैसियस स्टेट में होता है। जब एब्जॉर्ब होती है, रिएक्शन कंडीशन भी लिखेंगे, सनलाइट होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल पिगमेंट भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और क्या चीज बनती है? C6H12O6।
जो रेस्पिरेशन में चीज यूज होती है वही चीज इसमें बनती है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और क्या चीज बनती है? ऑक्सीजन, जो सबको जरूरत है, और वाटर। इसमें भी आप लोग बैलेंसिंग याद रखो, इसकी भी बैलेंसिंग अगर पूछी जाएगी तो याद कर लो यही कि 12 इसमें हाइड्रोजन है, 6 यहाँ पर है, 6 ही ऑक्सीजन है और 6 ही वाटर मॉलिक्यूल है। और ग्लूकोज जैसे रेस्पिरेशन में एक बना था वैसे ही इसमें भी ग्लूकोज जो होगा वो एक बनेगा। अब मुझे जो लग रहा है ना, एक क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है, इस क्वेश्चन में स्टेट लिखने को बोल दे आपको, तो स्टेट यहाँ पर एक वो है इसमें कि ग्लूकोज जो बना है ना, वो ग्लूकोज वैसे सॉलिड होता है, लेकिन इसमें क्या है, एक्वस स्टेट में बन रहा है, मतलब कि वाटर के सॉल्यूशन में ही बन रहा है ग्लूकोज। तो स्टेट मेंशन करने को आ सकती है कि फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन दे दे और आपसे पूछे कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनकी स्टेट मेंशन करो, तो ग्लूकोज जो बनेगा वो हमारा एक्वस स्टेट में बनेगा। वैसे एक मुझे ये चीज लगती है कि ऑक्सीजन जो है वो गैसियस स्टेट में बनेगी, लेकिन एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो एक्वस स्टेट ही मेंशन है, तो आप एक्वस स्टेट ही लिख लीजिए कि ऑक्सीजन भी क्या बनेगी, एक्वस स्टेट में बनेगी, और वाटर तो लिक्विड है ही। ठीक है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए, स्टेट लिखने को आ सकती है इस रिएक्शन में। दो रिएक्शन पढ़ी हमने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक थी, हीट निकल रही थी उसमें, और एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही थी। एक रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन तो है लेकिन एक्सोथर्मिक नहीं है, एंडोथर्मिक नहीं है, वो है हमारी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो हम तीसरी अपनी रिएक्शन पढ़ेंगे वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है अभी? आर एक्स एन मतलब रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होती है कि मोर रिएक्टिव कोई मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल, कोई मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है कोई रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग जानते हैं, सबको याद होती है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम होता है, फिर पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरीके से होती हैं। तो कोई रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। ऐसे वर्ड डेफिनेशन से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम लोगों ने सबने ये रिएक्शन करी है कि कॉपर सल्फेट का हम एक एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं। कॉपर सल्फेट कैसे कलर की होती है? ब्लू कलर की होती है। साथ के साथ जैसे ही मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखी ना, आप जो भी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो लिखिए, फिर जब मैं लिख दूं उसके बाद चेक करिएगा कि मैंने भी यही रिएक्शन मेंशन की थी कि नहीं की थी। कॉपर सल्फेट में जब हम कोई आयरन की चीज पुट कर देते हैं, कोई आयरन की, जैसे आयरन नेल पुट कर दी हमने, तो इसमें भी एक्टिविटी पूछी जा सकती है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया, उसमें आयरन नेल डाल दी, 2 आयरन नेल डाली, एक उसमें आयरन नेल ली, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दी, और एक ऐसे ही रखी रहने दी बाद में रेफरेंस के लिए। जब ये रिएक्शन होती है तो क्या होता है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट बन जाता है। हमें ये ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन भी पूछी जा सकती है कि जो कॉपर सल्फेट था ब्लू कलर का, उसका कलर फेड हो जाता है किसके बनने की वजह से? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट जो होता है, पीछे ही पढ़ा था हमने, पेल ग्रीन कलर का होता है, एक्वस सॉल्यूशन में बनेगा। और क्या चीज ऑब्जर्व होगी हमें कि जो हमारा आयरन था ना उस पर कॉपर की कोटिंग हो गई है। कॉपर जो था वो किस पर कोटिंग हो गई है? आयरन पर उसकी कोटिंग हो गई है। मतलब कि कॉपर कॉपर यहाँ से अलग हुआ, कॉपर जो था फिर किस पे जाकर डिपॉजिट हो जाता है? जो आयरन की नेल थी उस पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो हमें जो आयरन की नेल थी वो थोड़ी सी रेडिश ब्राउन कलर की दिखती है। और इसमें रिएक्शंस दे रखी हैं, जैसे आप कॉपर सल्फेट लेंगे, कॉपर सल्फेट में अगर जिंक डाल देंगे, जिंक भी एक सॉलिड होता है, मेटल है, जब इसको डाल देंगे तो हमें जिंक सल्फेट मिलता है। जिंक सल्फेट का कलर कोई नहीं होता, कलरलेस होता है, एक्वस सॉल्यूशन ही बनता है इसका, और क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगी। ठीक है, ये दो रिएक्शंस हैं, और लेड क्लोराइड की भी दे रखी है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना इसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है अगले आगे जो चैप्टर्स है ना 3, उनमें भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रखी है इंपॉर्टेंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रखी है मेटल एंड नॉन मेटल में, कि जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड बना लेते हैं,
उसकी ओर से, जिंक सल्फाइड की ओर से, तो उसको कार्बन की प्रेजेंस में रिड्यूस किया जाता है, मतलब कार्बन जो होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है जिंक को। वैसे तो कार्बन लेस रिएक्टिव है, लेकिन इसकी रिएक्शन कंडीशन ऐसी है कि हाई टेम्परेचर पर होता है ये जो रिएक्शन हो रही है वो हाई टेम्परेचर पर होती है, जिसकी वजह से कार्बन जो होता है जिंक को डिस्प्लेस करवाता है। जिंक को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा, हमें ऑप्टेन जिंक करना है, और कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, जो कि ये फिर से हमारी हेल्थ के लिए बेकार गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक इसमें क्या है, जिंक ऑप्टेन हो गया फ्री, जो मेटल है फ्री स्टेट में ऑप्टेन हो गया। और क्या रिएक्शंस मेंशन कर सकते हैं इसमें, मोस्ट इंपोर्टेंट थर्मिट रिएक्शन भी इसमें मेंशन कर सकते हैं आप, कि वो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि एक ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेंशन करिए जिसमें बहुत हीट इवॉल्व होती है, जिसकी वजह से मेटल ही जो बना है वो मेल्ट हो जाता है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि Fe2O3 आयरन की ओर होती है, उसमें अगर हम एल्युमिनियम डाल के थोड़ी सी हीट दिखा दें, थोड़ी सी स्पार्क दिखा दें, तो ये रिएक्शन अपने आप हो जाता है। एल्युमिनियम क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। इस तरीके से होती है रिएक्टिविटी सीरीज, इस तरीके से होती है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि एल्युमिनियम जो है वो ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ रिएक्टिविटी जो होती है कम होती जाती है। तो एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो एल्युमिनियम इसको डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस कर देगा तो हमें क्या मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा जो हमें चाहिए था, और Fe2, और क्या मिल जाएगा, Al2O3 मिल जाएगा। अब इसमें फायदा क्या है इस रिएक्शन का, कि जो आयरन मिला है ना, ये रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। वैसे आयरन को मेल्ट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता, लेकिन इस रिएक्शन में थोड़ा सा स्पार्क दिखाते ही इतनी हाई हाई अमाउंट में हीट निकलती है कि आयरन खुद से ही मेल्ट हो जाता है। मेल्ट हो जाएगा, जब ठंडा होगा तो वो रेलवे ट्रैक्स जो ज्वाइन करने थे वो वहां पर ठंडा होगा तो वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, अच्छे से सेट होगा, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं इसको। दो थर्मिट रिएक्शन इसमें मेंशन की गई हैं आप लोगों के उसमें, एक तो यही वाली की गई है, एक ये की गई है MnO2 प्लस एल्युमिनियम। तो इसमें क्या बन जाता है, Mn बन जाता है और Al2O3 फिर से अलग हो जाता है। ठीक है, ये भी एक थर्मिट रिएक्शन, मतलब ये थर्मिट रिएक्शन ही है एक, ये मैग्नीज बनाने के लिए। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लिख सकते हैं हम, एक और मेंशन कर दे रहा हूं मैं यहीं पर, कि अगर हम HCl लें, HCl जो होता है बहुत कोरोसिव होता है, तो अच्छे से मतलब केयरफुली हैंडल करना चाहिए। ये एक्वा सॉल्यूशन ले लेते हैं, इसका डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसमें अगर हम जिंक पुट करें, तो जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। जिंक देखिए आप, ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक क्लोराइड बना लेता है। ये हम एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ये वाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये वाली मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ते हैं। तो साथ के साथ आगे का भी जो चीजें दे रखी हैं वही यहाँ पर ही कवर करते जा रहे हैं हम लोग। जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था कलर वाली, तो बहुत सारी रिएक्शन हो गई। डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन कोई लिख दोगे आप, कलर वाली, कलर चेंज हो रहा है। कोई रिएक्शन लिखने को बोले कि जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो आप ये वाली रिएक्शन लिख सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, और इस गैस को आप हाइड्रोजन को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, व्हेन बर्न्स विद पॉप साउंड। बर्न्स विद, जब कोई इसके पास लाइटेड कैंडल वगैरह लेकर आई जाती है, मैच स्टिक लेकर आती है, तो ये क्या करता है, बर्न्स विद पॉप साउंड, पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। ये इसका टेस्ट टेस्ट है हाइड्रोजन का। ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब जो सेकंड लास्ट इसमें रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन, वो है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, वीडियो को पॉज कर दीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो दे रखी है बुक में वो लिखने की कोशिश करिए, तब तो आपका रिवीजन सही है। फिर वीडियो को कर दिया करिए फास्ट फॉरवर्ड, और देखा करिए कि हमने भी सेम रिएक्शंस लिखी है या नहीं लिखी है, या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है तो उसको ऐड कर लिया करिए, वो अपने माइंड में ऐड कर लिया करिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी दो तीन एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन सॉल्ट्स। एक्सचेंज ऑफ आयंस मतलब कि एक दूसरे के आयंस को हम एक्सचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन सॉल्ट्स। जो सॉल्ट्स हैं उनके आयंस के बीच में, हाँ, उनके जो आयंस हैं उनके बीच में एक्सचेंज हो जाता है सॉल्ट्स में।
जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है एक क्लोराइड बैरियम क्लोराइड बैरियम क्लोराइड व्हाइट कलर की होती है, इसका एक्वा सॉल्यूशन बना लेते हैं। एक्वस भाई वाटर में कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं। और सोडियम सल्फेट भी क्या एक्वा सॉल्यूशन बना लेते हैं, कलरलेस होता है सॉल्यूशन। वैसे बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट लैब में आपने की होगी एक्टिविटी तो पता होगा कि व्हाइट कलर के होते हैं, वैसे बहुत कम सॉल्युबल होते हैं तो ट्रांसपेरेंट सा ही सॉल्यूशन बनता है। जब इसको हम मिक्स करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में हमने ये ले लिया, एक में ये ले लिया, फिर तीसरे टेस्ट ट्यूब में जब उसको दोनों को मिलाते हैं हम लोग, तो हम देखते हैं कि एक व्हाइट कलर की नीचे चीज सेटल हो रही है, उसी को हम कहते हैं बैरियम सल्फेट। सॉलिड स्टेट में बनता है। और क्या बनता है इसमें, सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड वैसे सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन इसमें जो है एक्वस सॉल्यूशन में बनेगा, ये डिसॉल्व फॉर्म में बनेगा। सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व रहेगा, सस्पेंडेड रहेगा रिएक्शन मीडियम में, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होती हैं। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है कि इनसॉल्युबल कोई चीज होती है, इनसॉल्युबल मास, जो पानी में घुलता नहीं है, उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये याद रखना है हमें। आयंस पूछ लेता है इसमें, तो आयंस पर कौन कौन से बनना है, बैरियम क्लोराइड आयन है, Na+ आयन है, और SO4 2- आयन, ये आयंस बन रहे हैं इसमें। पहली रिएक्शन तो ये हो गई इसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट। दूसरी जो हमारी रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि रिएक्शन नहीं दे रखी है, बस मेंशन किया हुआ है स्टार्टिंग में चैप्टर में। तो ये रिएक्शन होती है हमारी कि लेड नाइट्रेट, अभी जो हमने पढ़ा था व्हाइट कलर का होता है, उसका एक्वा सॉल्यूशन बना लेते हैं हम। बहुत ही सुंदर रिएक्शन है, मतलब देखने में बहुत बढ़िया लगती है। एक्वा सॉल्यूशन बना लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड, इसका भी एक्वा सॉल्यूशन बना हुआ आता है। वैसे पोटेशियम आयोडाइड मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, लेकिन इसका हम एक्वा सॉल्यूशन मंगाते हैं लैब में, वो सही रेट पे पड़ता, मतलब इतना कॉस्टली नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ये भी ट्रांसपेरेंट ही है। वैसे लेड नाइट्रेट जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है। जब इन दोनों को जब हम मिलाते हैं अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेकर, तो क्या होता है, लेड आयोडाइड बन जाता है। लेड आयोडाइड क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है। येलो कलर की चीज एक नीचे सेटल होती हुई दिखती है हमें, लेड आयोडाइड होता है वो चीज। और क्या बनता है रिएक्शन मीडियम में, KNO3, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें भी वही आयंस पूछेगा, तो आयंस क्या क्या है, Pb2+, NO3-, इनके बीच में एक्सचेंज हुआ है K+ और I-। एक्सचेंज कैसे हुआ है कि सोडियम तो क्लोराइड के साथ चला गया, बैरियम सल्फेट के साथ चला गया, तो आपस में एक्सचेंज हो रहा है ना। ऐसे यहाँ पर देखिए, KNO3 के साथ चला गया और Pb किसके साथ चला गया, I के साथ एक्सचेंज हो गया। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये एक स्पेशल टाइप की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, जिनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है ये दोनों, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि बिकॉज प्रेसिपिटेट इज फॉर्मिंग इन दिस रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। क्योंकि तीसरी इसमें मेंशन कर सकते हैं, आगे एसिड वाले बेस और वाले चैप्टर में भी दे रखी है कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम एक्वा सॉल्यूशन बना लें। बेस होता है कि HCl ले लें, HCl का भी एक्वा सॉल्यूशन बना लें, तो क्या होता है, हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। ये एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं, ये तो हमारी दोनों क्या थी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये स्पेशल टाइप की रिएक्शन जो है इसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसा है कि दोनों जो, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपस में दोनों मिलकर ये एक न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं NaCl। NaCl जो होती है वो इस रिएक्शन में सॉलिड स्टेट में बनती है। जैसे आप इन दोनों चीजों को मिलाओगे तो आप देखोगे कि टेस्ट ट्यूब में नीचे व्हाइट कलर की चीजें सेटल हो रही है, वो सोडियम क्लोराइड होती है। अब आप लोग कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड भी तो नीचे सेटल हो जाती है, तो इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों नहीं कह रहे हैं। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि सोडियम क्लोराइड नीचे सेटल हुई, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों नहीं कह रहे हैं। इसलिए नहीं कह रहे हैं कि प्रेसिपिटेट जो होता है वो हमने लिखा है ना, इंसॉल्युबल होता है।
अब सोडियम क्लोराइड तो हमें पता है नमक जो होता है पानी में घुल ही जाता है, तो इसीलिए ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है। ये थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब लास्ट जो हमें मेंशन करनी है वो करनी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कोई भी रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं करी है, बैलेंसिंग 1 मार्क्स की आती है और आप समझते हैं उनको कि बैलेंस किस तरीके से करना है चीजों को। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, फिफ्थ वाली हमारी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, अगर कोई अच्छे लेवल का पेपर बनाएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर डालेगा, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का फॉर्मेशन किया जा सकता है इसमें भी। इसको भी हम एक एक्टिविटी इसमें दे रखी है कि 2 ग्राम हम कॉपर लें चाइना डिश में। कॉपर आपको पता है कैसे कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। पहले मैं आपको रिएक्शन बता दे रहा हूँ, फिर बताऊंगा कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। दोनों साथ होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीडेशन ही हो रहा है किसी रिएक्शन में या रिडक्शन ही हो रहा है। दोनों साथ में होंगे, ऑक्सीडेशन भी होगा किसी रिएक्शन में, रिडक्शन भी होगा, या एक भी नहीं होगा। एक रिएक्शन होती है कि कॉपर होता है, कॉपर को जब हम हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट होगा, तो वो क्या होता है कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है हमारा, ब्लैक कलर का होता है, कॉपर 2 ऑक्साइड है ये। कॉपर 2 ऑक्साइड है ये किस तरीके कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। अब इसमें क्या हो रहा है आप लोग देख रहे होंगे कि कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। कॉपर में क्या हुआ, ऑक्सीजन का ऐड हुआ, कॉपर इसमें ऐड हो गया, कॉपर का एडिशन ऐसी रिएक्शन जिसमें कॉपर कॉपर में ऐड हुआ है ना ऑक्सीजन, तो कॉपर जो हो गया ऑक्सीडाइज हो गया, या इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। अब एक चीज में ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसमें हम कह देंगे रिडक्शन हुआ है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे रिडक्शन हुआ है, कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें रिडक्शन हुआ है। तो आप थोड़ा बेसिक आइडिया ही लिख लीजिए इसका। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन जुड़ेगी किसी चीज में तो वो ऑक्सीडाइज होगा, जैसे कॉपर हुआ था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या क्या हो, किसी चीज में सर ऑक्सीजन ना हो लेकिन हाइड्रोजन हटे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, ये दो चीजें तो आप कर ही सकते हैं कि रिमूवल हुआ हाइड्रोजन का या एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और एक चीज तीसरी और आप लोग याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, वो बहुत हेल्प करती है चीजों को आइडेंटिफाई करने में, कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये एक्स्ट्रा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो अभी ऑक्सीडेशन होगा। अब इसी के अपोजिट आप रिडक्शन की लिख लीजिए कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन में क्या होगा, इसी का अपोजिट लिखते जाइए, इसी के अपोजिट लिखते जाइए। क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, एडिशन अगर हम कर दें हाइड्रोजन का तो क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा रिडक्शन। और क्या होगा, इसी का अपोजिट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीडेशन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा रिडक्शन। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछ लेगा कि किस कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हुई, कौन सी चीज रिड्यूस हुई। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ लेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो जो ऑक्सीडाइज होता है ना, ऑक्सीडाइज होगा, जैसे यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन हुआ, कॉपर हुआ। ऑक्सीडाइज जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट पूरा ही लिख लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट, आगे से हम आर ए लिखेंगे खाली। रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एजेंट वही होता है जो करवाने का काम करता है। अब ये ऑक्सीडाइज हुआ, इसने इसको रिड्यूस किया, करवाने का काम किया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ना। जब ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूस होगा सेम चीज, जो रिड्यूस हुआ है जिसने खुद को रिड्यूस किया है वो क्या होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एजेंट होगा, ये ऑक्सीडाइज करवाने वाला एजेंट होगा। अब देखिए फिर से रिएक्शन को, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसका मतलब इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडाइज कौन होगा। एक चीज और याद रखिए यहाँ पर कि जो रिएक्टेंट है वही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो सकते हैं। ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि इसने
अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन किए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या था, न्यूट्रल स्टेट में था। न्यूट्रल ही तो है यहाँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 2- स्टेट में हो गया, मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो गेन किए हैं इसका मतलब ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। यहाँ से यहाँ तक जाने में ये रिड्यूस हुआ है, मतलब रिड्यूस्ड हुआ ऑक्सीजन। अब आप लोग खुद बता दीजिए कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। इसने इसको ऑक्सीडाइज करवाने में हेल्प की, तो जो रिड्यूस होता है वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइज हुआ वो क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे को तो रिड्यूस करवाएगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें थी। अब इसी को एक्टिविटी में पूछ लेता है कि कोई ब्राउन कलर की चीज हीट की गई तो एक ब्लैक कलर की ऑक्साइड फॉर्म हुई। जब ब्लैक कलर की ऑक्साइड में हमने हाइड्रोजन पास की तो फिर से रेडिश ब्राउन कलर की चीज ऑब्टेन हो गई। तो बताओ कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है, हाइड्रोजन फिर से फॉर्म हो गई, वाटर फॉर्म हो गया। तो आप लोग इसमें देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो होती है, अगर उसमें हम हाइड्रोजन पास कर दें तो फिर से कॉपर को ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, इसमें और भी रिएक्शन दे रखे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, एक दो हम और मेंशन कर दे रहे हैं जिससे कि आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। अब मैं आपको एक रिएक्शन लिख के दे रहा हूँ, जिंक ऑक्साइड, अभी पीछे भी लिखी थी हमने डिस्प्लेसमेंट में। कोई जरूरी नहीं है कोई रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो सकती, एक रिएक्शन कई तरह की रिएक्शन हो सकती है। जैसे यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखी थी, अब इसमें आप मुझे बताइए कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ये है, वीडियो को पॉज करके लिखने की कोशिश करिए कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें तो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। अगर ऑक्सीजन का किसी चीज में से रिमूवल होता है तो वो क्या होता है, रिड्यूस होती है। और इसमें क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको, इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो ये वाली चीज क्या हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई इस रिएक्शन में। फिर वही बात कि जो रिड्यूस्ड हुई है या जो ऑक्सीडाइज हुई है उसी का उल्टा होगा। अब ये ऑक्सीडाइज हुई है इसका मतलब ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये रिड्यूस हुई है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन खुद रिड्यूस हुआ है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये आ सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, रिड्यूस कौन हुआ। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो याद रखिए आप कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है, और गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऑक्सीडेशन है। एक रिएक्शन और इसमें क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, बहुत टाइम से हुआ नहीं है, कि MnO2 प्लस HCl लें हम, तो MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन बन जाती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एक गैस इवॉल्व हुई, किसी कलर की बता देगा, क्लोरीन गैस का जो कलर होता है वो इवॉल्व हुई। इसमें बताओ कि, या ये दोनों चीजें दे देगा, प्रोडक्ट लिखने को बोल देगा, फिर बोलेगा बैलेंस कर दो इसको, या ऑक्सीडाइज कौन हुआ और रिड्यूस कौन हुआ ये बता दो। तो इसमें आप देख रहे हैं कि MnO2 जो था उसमें से ऑक्सीजन हटी है, तो साफ सीधी बात है ये ऑक्सीडाइज हो गया। और ये जो पूरी यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस हुई है इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब ये ऑक्सीडाइज हुआ है, अब ये इसमें क्या हुआ है, इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है, सॉरी। ठीक है, क्योंकि रिमूवल हुआ है ना ऑक्सीजन का। HCl वाला जो पार्ट था इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, इसका मतलब ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। फिर सही उल्टा इसका, ऑक्सीडाइज जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब आप वैसे अगर देखा जाए तो क्लोरीन जो है यहाँ पर वो -1 स्टेट में थी, और यहाँ पर क्या हो गई, क्लोरीन न्यूट्रल स्टेट में हो गई। तो क्या हुआ है, इसने जो है गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो गई, इसने क्या किया है, क्लोरीन ने जो है इंक्रीज किया, मतलब गेन किया इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन क्या हुई यहाँ पर, या इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब इंक्रीज होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ -1 था और यहाँ 0 हो गई है, न्यूट्रल स्टेट में हो गई, तो इस चीज को भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्लोरीन आप लिख सकते हैं कि HCl में जो क्लोरीन थी, HCl से जब क्लोरीन बनी तो ये भी क्या हो गई,
ऑक्सीडाइज हुई है। ये थी पूरे चैप्टर। इसमें पूरा चैप्टर जो बेस्ड है वो केमिकल फार्मूला लिखने पर ही है। केमिकल फार्मूला नहीं आते होंगे जब तक ये चैप्टर नहीं कर सकते आप लोग। यहाँ आगे के 3 चैप्टर है, उनमें भी कंफ्यूजन ही रहेगी आपको। बैलेंसिंग वाला पार्ट है तो बैलेंसिंग मैंने नहीं की थी रिएक्शंस में। एक पार्ट और दे रखा है इसमें कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन क्या होता है वो हम नॉन मेटल और नॉन मेटल में भी पढ़ते हैं, इसमें भी थोड़ा बताऊंगा मैं तो आपको। कि कोरोजन होता है कि कोई मेटल पर कोई अटैक कर दे, जैसे कि कोई एसिड अटैक कर दे या कोई मॉइस्चर अटैक कर दे। रिएक्शन कंडीशंस तो मतलब कि मॉइस्चर और एयर मिलेगा तभी कोरोजन होता है। जो आयरन की कोरोजन होता है उसको हम बोल देते हैं रस्टिंग। इसमें कलर पूछे जाते हैं फिर कि कलर जो होता है वो सिल्वर जो होता है वो किस कलर का हो जाता है। सिल्वर जो होता है ये जी वो ब्लैक कलर का हो जाता है। जब सिल्वर पर कोरोड हो जाता है तो सिल्वर क्या हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है। और कॉपर कैसी हो जाती है, ग्रीन कलर की हो जाती है। और आयरन क्या होती है, ब्राउन फ्लेक्स बन जाते हैं या रेडिश ब्राउन फ्लेक्स बन जाते हैं, रेडिश ब्राउन हो जाती है। किसके बनने की वजह से होती है, थोड़ा थोड़ा यही मेंशन कर लीजिए। सिल्वर सल्फाइड बनने की वजह से। सिल्वर सल्फाइड लिख ही लीजिए, सिल्वर सल्फाइड। और जो कॉपर होती है वो कॉपर कार्बोनेट बनने की वजह से ग्रीन हो जाती है। मतलब बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है जो बनती है चीज। और ये जो होती है वो आयरन ऑक्साइड बनने की वजह से हो जाती है। तो कोरोजन वाला टॉपिक है वो मेटल एंड नॉन मेटल में भी डिस्कस किया जाता है। ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट थी इसमें। सबसे पहले हमने पढ़ी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर डिकम्पोजिशन वाले में पढ़ा हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक की मेंशन कर दी हमने। डिकम्पोजिशन पढ़ी 3 तरह की, उसमें हमने एंडोथर्मिक का मेंशन कर दिया। एंडोथर्मिक वाले में जो रिएक्शन बताई गई है वो इंपॉर्टेंट है, और एक्सोथर्मिक में बताई गई है वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी जो इस चैप्टर में भी दे रखी है और आगे के चैप्टर में दे रखी है, वो भी यहीं डिस्कस कर ली, क्योंकि रिलेट करके पढ़ेंगे तो आगे वाले चैप्टर भी कवर अप होते जाएंगे। फिर हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें भी 2 रिएक्शन मेंशन थी। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के बीच की रिएक्शन है वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, लेकिन वो एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन बोल देते हैं उसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर लास्ट में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा। अब सारी रिएक्शन जो होती है उनमें हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज देखने को मिलती है। तो ऐसी रिएक्शन को पूरा बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब कि रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जिसमें सिर्फ रिडक्शन हो या सिर्फ ऑक्सीडेशन हो। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में चलते हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। RED इससे ले लिया है और OX इससे ले लिया है, तो रिडॉक्स रिएक्शन नाम पड़ गया है। ठीक है, ये तो हमारा अब जो